वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। और सुनने में तो यही आ रहा है कि कुछ ही मिनट्स के बाद मोहसिन नकवी साहब कुछ अपने बयानात जारी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आखिर खबरों का रुख किस तरफ जाता है। फिल वक्त एक ही चीज़ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं और वो ये है कि आज 7 तारीख हो चुकी है और अभी तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया गया आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स का खासा नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ साथ जहां पर इतनी सारी बातें हो रही हैं खेल के ऊपर, तो वहां पर हमारी बांग्लादेश के खिलाफ हार, हमारी जिम्बाब्वे के मैच में हार और बहुत सारी और भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज चैंपियंस कप के स्क्वाड्स भी अनाउंस हो चुके हैं। तो इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम मीरब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इमरान साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगी मैं क्योंकि अभी कुछ ही देर में जब कुछ बयानात आएंगे मोहसिन नकवी साहब के, तो हमारे लिए डिस्कशन करना ज़रा आसान रहेगा। उससे पहले कोई भी राय देना मुझे लगता है कबल अज़ वक्त है। तो अगर हम बात करें चैंपियंस कप के ऊपर, तो उसके अंदर हमारी 5 टीम्स हैं और 5 टीम्स के स्क्वाड्स अनाउंस हो चुके हैं। एक अच्छी कोशिश जो है वो जारी की गई, क्योंकि उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तमाम नए प्लेयर्स हैं। शायद उसकी एक वजह यह है कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ हैं, वहाँ पर रुझान है प्लेयर्स का, और इसके अंदर इमामुल हक समेत और बहुत सारे नाम हैं। फैसल अकरम को भी शामिल किया गया है, उस्मान तारिक जिनका मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, बहुत शानदार स्पिनर हैं, उनको भी शामिल किया गया है। आई गेस के स्टालियंस के अंदर उनको शामिल किया गया है। फिर इसी तरह से ये 5 टीम्स के अंदर हमारे सारे नए प्लेयर्स हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि IPL में जो लोग अनसोल्ड रहे उनको खरीदने की बात की जा रही है फॉर PSL। लेकिन पहले हम बात करेंगे अपने उस चैंपियंस कप को, जिसको एक आप कह लें कि डेमोन्स्ट्रेशन के तौर के ऊपर रखा गया कि PSL से भी मुकाबले में कोई चीज़ सामने आनी चाहिए। इसके अंदर ये जो तमाम नए प्लेयर्स की एडिशन है, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे चैंपियंस कप का नाम लेते ही आप ना, वो कहते हैं ना, इंसान के जो दिमाग के ऐसे तार छेड़ देती हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है कि वो उसको फ़ौरन वो शौक हो जाता है। मुझे बताएं कि आपके जो चैंपियंस कप के 5 कैप्टन हैं वो कौन है? क्या वो फ्यूचर कैप्टन है आपके पास? आप क्या कोशिश तो यही है कि यहीं से निकाले जाएं। इफ्तिखार फ्यूचर प्लान में आपके? चलें, अब वो तो खैर गुजारा कर लिया गया ना वक्ती तौर। इमाम फ्यूचर प्लान में आपके होने चाहिए। कैसे? शादाब फ्यूचर प्लान में हैं, तो फिर आप उनको फ्यूचर प्लान के लिए छोटी सीरीज के ऊपर क्यों नहीं डालते? क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं आप उनका इतने मैचेस खिलाने के बाद? अगर आपने यंगस्टर्स को बूस्ट करना है तो इफ्तिखार जैसे लोगों को कैप्टन बना के मजाक मत उड़ाएं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का। आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई 4 डे क्रिकेट नहीं है जिसके अंदर आपको एक बड़ा एक तजर्बेकार बंदा चाहिए जिसको बड़ा सोच समझ के खेलना है या सोच समझ के टीम की प्लानिंग करनी है। आपको यंगस्टर्स चाहिए। और अगर आप इसको एक क्वालिटी टूर्नामेंट कहते हैं, आप कहते हैं ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में ये शामिल है, तो माजरत के साथ आपको कप्तान बनाते हुए ये सोचना चाहिए और साइडें बनाते हुए सोचना चाहिए कि क्या ठीक है, आपने वनडे कप करवाया, वनडे कप के अंदर आपने अपने तमाम वो लोगों को आजमा लिया जिनको आपने, मुझे पता है कि अगले 10 सालों में भी टीम में नहीं रखना, वो आपके प्लान में नहीं है। जब आपके प्लान में नहीं है तो फिर T20 में तो वो प्लेयर सेलेक्ट कर लें जो आपके आने वाले प्लान्स में शामिल है। ठीक है, आपके 20-25 प्लेयर्स के लिए अगर आप वो इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हो, इतनी बड़ी रकम खर्च रहे हैं, तो मेरी समझ से शायद ये बात बाहर है कि आप कैप्टन्स बनाते हुए कम से कम सोच लिया करें कि आप फ्यूचर प्लान क्या, आपका वहीं से पता चल जाता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आपका फ्यूचर प्लान वही है जो आप टूर्नामेंट से 1 माह पहले या टूर्नामेंट से 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले आप सोचते हैं और उस टीम को अनाउंस कर देते हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने फाइनल 15 कौन से रखने हैं। अगर आप शुरू से प्लान नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी खपत नहीं आएगी। उससे सबसे बड़ी जो बात है वो आपकी जूनियर क्रिकेट का लेवल देख लें आप। मतलब ये लेवल रह गया है कि हमने भारत को हराना है, भारत को बुलाना है, भारत को नहीं बुलाना है। ये टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मुझे मजबूरन कहना पड़ता है उन लोगों का कि जो सिर्फ अपनी पीक क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, कभी जूनियर क्रिकेट के ऊपर बात नहीं की। भाईजान, जब आप नीचे से आपका गंद शुरू हो रहा है ना, तो ऊपर भी आपके पास मक्खन नहीं आना, ऊपर भी वही गंद वाली तय आनी है जो आपके पास पहुंचनी है, फिर हमने उसी पे बात करनी है। तो खुदा के वास्ते अभी भी होश के नाखुन लें। अपनी क्रिकेट को तबाह करते चले जा रहे हैं, तबाह करते चले जा रहे हैं। ना क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, ना स्टेक होल्डर्स सोच रहे हैं। निचली क्रिकेट के ऊपर अगर आपको कुछ करना है तो पहले उसका ध्यान करें। स्टार आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। स्टार ने कहाँ से आना है? क्या आपकी कोई फैक्ट्री अलग से जहाँ स्टार को तैयार किया जाता है और वो नेशनल टीम में आ जाते हैं? स्टार्स जूनियर लेवल से ही ऊपर आते हैं। अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिसबाह उल हक साहब, आपने जब क्रिकेट खेली थी, आपने क्रिकेट कैसे खेली थी?
आपको कितना अरसा इग्नोर किया गया, आप मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने आगे क्रिकेट शुरू, और फिर आप देखा हाँ मिसबाह उल हक भी है। कम से कम ये फार्मूला अपने बेटे पे भी अपना लेते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आज आपके प्लेटफॉर्म पे, मुझे उनके टीम पे आने का क्राइटेरिया बता दें कि किस क्राइटेरिया के तहत वो आज नेशनल अंडर 19 टीम में खेल रहे हैं। आप तो फिर 2-3 बच्चों का हक मारेंगे ना, तो क्या वो जो 2-3 बच्चे जो टैलेंटेड हैं जिनकी जगह पर आपने अपने बेटे को खिला दिया है, ये ज्यादती नहीं है? सिर्फ महज इसलिए कि आप 50 लाख रुपए महीना लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो आप खामोश हैं? अगर आपसे कह दीजिए बात करें तो आप कहते हैं नहीं मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। क्या आपका बेटा खेल रहा है? खुदा के लिए ये कल्चर ख़त्म कर दे पाकिस्तान क्रिकेट से। देखिए एक, अब मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि एक मिसबाह उल हक की वजह से तो पूरी क्रिकेट का नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे हैं। तो मैं अगर आज मैं इंक्वायरी करना शुरू करूँ, मैं पूरी तफसील में चला जाऊँ ना, तो किसी ना किसी का किसी से कनेक्शन है। माजी में नहीं रहे शकील शेरशाह का कनेक्शन, उनका बेटा नहीं खेला क्या? और लोगों के लोग नहीं खेले ऑर्गेनाइजर्स? सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है इस पे मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आज मैच हमने देखा T20 का जो चैम्पियंस कप है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब एक हैरत की बात है कि हमने पहले भी इस पर बात की थी जब 50 ओवर्स का मैच आज से कुछ माह पहले इन्होंने ये टूर्नामेंट जारी किया था फैसलाबाद में, और अब 20 ओवर्स का ये जारी किया गया है। फिर इसके अंदर हमने देखा कि इसमें फ़खर जमान भी हैं, इमाम उल हक भी हैं, फाइनली आज मार्क वुड्स की विन भी हुई है। और अगर बात की जाए कि इन खिलाड़ियों में, क्योंकि तमाम नए खिलाड़ी हैं लेकिन कुछ हमारे वैसे खिलाड़ी भी हैं जैसे इमाम उल हक भी इसके अंदर शामिल हैं, उनको फिर आगे साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नहीं शामिल किया गया। इस टूर्नामेंट का कितना फ़ायदा हो सकता है हमें एक खिलाड़ियों का पूल तैयार करने में? देखिए बात यह है कि ये जो चैम्पियंस कप के नाम पर 3 टूर्नामेंट होने हैं ना, ये आपने इजाफी तौर पर शामिल किए हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में। अगर तो पहले जो क्रिकेट हो रही थी, अगर आप अपनी सारी तवज्जो उसके ऊपर रखें और उसका मयार बुलंद करने की तरफ जाएं और उसको बेहतर करने की तरफ जाएं, फिर आप उसमें से अगर कोई 5 टीमों का टूर्नामेंट करवाना भी चाहते हैं तो करवा लें। लेकिन जब आपका पहले ही रीजन्स का टूर्नामेंट होना है, आपकी डिपार्टमेंट्स का टूर्नामेंट होना है, ठीक है, और ये सारे आपने खेलने हैं इस दौरान, उसमें T20 भी होता है, वनडे भी होता है, 4 डे भी होता है, तो एक बड़ा पैक सा सीज़न आपके पास पहले ही मौजूद है। आपकी फिर जूनियर क्रिकेट भी है, आपने अंडर 19 एज ग्रुप भी कराने हैं, तो उसकी ये जो चैम्पियंस कप वाला फार्मूला उसमें डाला गया है, इसकी बुनियादी तौर पर तो ज़रूरत नहीं थी इस वक्त। अगर आपका 4 डे टूर्नामेंट अगर आप उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, उसकी टाइमिंग ठीक करें कि किस वक्त में होना चाहिए, किस वक्त में नहीं होना चाहिए, आगे आपको कौन सी क्रिकेट है इंटरनेशनल जो आपने खेलनी है तो वो उसके साथ जुड़ रही होनी चाहिए। अगर आपकी आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है इस साल में, तो आपको चाहिए था कि आप ज़्यादा टूर्नामेंट्स वनडे के करवाते, ताकि वनडे टूर्नामेंट के लिए लोग तैयार होते, कुछ नए खिलाड़ी अगर शामिल हो सकते, कुछ नए सामने आ जाते, कोई बहुत बासलाहियत होता भी है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसको फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट दें, ये करें वो करें। कुछ बहुत बासलाहियत होते हैं कि जो आते हैं और फिर छा जाते हैं। बिल्कुल इस किस्म की भी आपके लिए हो सकती थी। तो ये बुनियादी तौर पर तो जो आपकी इंटरनेशनल एक्टिविटी देखें ना, एशिया कप जब हो रहा होता है, जिस साल में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, तो उस साल में आपको एशिया कप 50 ओवर्स का नज़र आता है। जिस साल में T20 का वर्ल्ड कप होता है उस साल में आपको एशिया कप T20 का नज़र आता है। तो उसकी वजह क्या है कि वो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं उस वर्ल्ड इवेंट की, अपने रीजनल टूर्नामेंट में। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की ये बुनियादी तौर पर तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये एक नया किया गया काम, ठीक है। तो ये इजाफी बोझ है। अब इसमें आपके प्लेयर्स के पास कोई वक्त नहीं है कि एक टूर्नामेंट आपका चल रहा है उसको रोक कर आप कुछ और करवाते हैं, और फिर जब आपका सीज़न ख़त्म हो रहा होगा तो सीज़न जब आपका ख़त्म होता है उसके साथ ही 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद आप दोबारा सीज़न शुरू कर देंगे। तो इसमें कहाँ पर टाइम बचेगा मेंटोर्स के लिए? ऑफ सीज़न आपका कहाँ पर है? क्योंकि अगर आप एक सीज़न आपने खेला है, आपकी कुछ खामियां नज़र आई हैं, तो आपको 4, 6, 8 हफ्ते के उसके ऊपर काम करना है, फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर काम करना है, टेक्निकल एरर्स जो हैं उनके ऊपर काम करना है, आपने इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी शॉट्स की। अगर आपने शॉट्स को नई डेवलप करनी है तो आपको उस वक्त की ज़रूरत होगी ना जिसमें आप फोकस होकर एक चीज़ करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको वक्त ही नहीं होगा तो आप कहाँ पर ऑफ सीज़न का जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बहुत बेहतर करना है या उसने नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, एक अच्छा है लेकिन उसने उसको बहुत अच्छा करना है, तो उसको वक्त की ज़रूरत होगी ना। तो ये इतना एग्जॉस्ट होंगे प्लेयर, वही प्लेयर आपके चैम्पियंस कप में भी खेलेंगे, वही आपके रीजनल क्रिकेट भी खेलेंगे, वही आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट भी खेलेंगे। तो ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है बुनियादी तौर पर। लेकिन अब चूँकि टूर्नामेंट हो रहा है,
अब बात होगी कि ये यहाँ पर क्रिकेट कैसी हो रही है, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, क्या वाकई जिस टैलेंट की पाकिस्तान को ज़रूरत है ये वो है। चैम्पियंस कप जब 50 ओवर्स का टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें तो बहुत अच्छी, इतना नहीं कह सकते कि हमको बहुत ही शानदार क्रिकेट हुई है। तो ये अब जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो अब ये इसके ऊपर ही बात होगी ज़्यादा कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा नहीं खेल रहा है, किस तरह की क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए, कि आपको एक ही शहर में सारे मैचेस करवाने चाहिए थे या नहीं करवाने चाहिए थे। तो कॉन्सेप्ट इसका बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि आप फैसलाबाद में शुरू हों और फैसलाबाद में ख़त्म हो जाएं, आप रावलपिंडी में शुरू हों, रावलपिंडी में ख़त्म हो जाएं, कराची में शुरू हों, कराची में ख़त्म हो जाएं। तो ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है। 4-5 शहरों में, 2-3 शहरों में आप खेलते हैं, उसका अपना एक असर है। आप डिफरेंट पिचेस के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट वेदर आपको आप उसमें खेलते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के पिचेस का बिहेवियर है उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आप करवा भी रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब ने बात की कि ये जो आपके डिसीजंस होते हैं इससे एक्चुअली पता चलता है कि आप टैलेंट निखारने में, उभारने में कितना संजीदगी से काम ले रहे हैं। इमरान साहब, अगर हम देखें तो हमने अंडर 19 में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, उन्हें भारत को शिकस्त दी, शाहजेब का नाम बड़ा मशहूर हुआ इसके अंदर, लेकिन उसके फौरी तौर पर फ़ौरन बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था उसमें हम पर कुछ नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा नॉकआउट सिचुएशन में चोक कर जाते हैं, हम वहाँ पर जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? फाइनल्स की बात हो रही है या सेमीफाइनल्स की बात हो रही है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन उसके बाद हम उस लेवल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, उस लेवल की क्रिकेट का सामना नहीं कर पाते हैं, या अपने फुल नर्व्स के साथ हम वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। क्या रीज़न है इस चीज़? देखिए, सबसे बड़ी रीज़न इसमें मुझे सिर्फ एक ही दिखाई देती है फ़िलहाल तक। मैं लड़कों के अगर टैलेंट की बात करूँ तो पूरी टीम को तो ब्लेम नहीं कर सकता कि पूरी टीम ही सिफारशी कल्चर के ऊपर है, लेकिन कुछ तो है ना वो जो किसी की जगह रोक कर बैठ जाते हैं। लेकिन आप ज़रा बेंच पे तो नज़र दौड़ाएं अपने। अंडर 19 का जो आपका कोचिंग स्टाफ है, गुलाम अली साहब आपके कोच है अंडर 19 की नेशनल टीम के। अगर तो कोटा बेस पे कोचेज़ लगाने हैं ना तो सर फिर ऐसा करें, हर किसी को एक एक टूर पे अनाउंस कर दें कि जनाब एक टूर तेरा, एक तेरा, एक तेरा, एक तेरा। अगर आज आप इंडिया की मिसाल देते हैं तो उनके जो बेंच है पीछे कोचिंग का, उस पर कौन होता है? लेजेंड्स बैठे होते हैं। तो लेजेंड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेजेंड्स को वही लेकर आ सकते हैं। मीडियोकर प्लेयर ही लेकर आएंगे। प्रेशर गेम का सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट किया। जब पीछे थिंक टैंक तगड़ा होगा ना तो अपने लड़कों को भी तगड़ा करके लेके आएगा कि यार तुमने आज सेमीफाइनल खेलने जाना है। तो अगर पीछे स्ट्रेटजी या प्लानिंग ऐसी नहीं है, लड़कों को मोटिवेशन ऐसी नहीं है, मैं कुछ बातें ऐसी यहाँ नहीं कह सकता बतौर सेंसर कि कोचेस जो डोमेस्टिक के ऊपर लगाए जाते हैं आपके अंडर 19 या अंडर 16 के ऊपर, उनका क्या मेयार है, वो लड़कों को क्या गाइड करते हैं, क्या उनके दिमाग में भरते हैं। फिर मुझे यहाँ शो से उठना पड़ेगा या आपको कोई नोटिस आ जाएगा। सो मैं वो बातें यहाँ नहीं करना चाहता। और हर बंदा जानता है, यहाँ बैठा हुआ इस सीट पे जो भी आता है ना, वो यहाँ बैठा उसको पता है, लेकिन मजबूरी है, हमारे कुछ तकाजे हैं, हमने उनके ऊपर बोलना नहीं है, बात नहीं करनी। सो इशारों में हर किसी को समझ आ जानी चाहिए कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो पीछे कोचिंग वाली ने उसको तगड़ा करें और प्रोफेशनल करें। कोटा सिस्टम ख़त्म कर दें। कोटा सिस्टम ख़त्म करेंगे ना तो आप सिर्फ इंडिया से मैच जीतने के बाद उसे साल साल अगले इवेंट तक पीटते रहेंगे। इंडिया को हराता है सी, बड़ा टैलेंट है लड़कों में। सर आज आप बांग्लादेश से खेलने जाते हैं ना तो आपको एक धचका लगा रहता है कि पाकिस्तान टीम लगता है मैच हार जाएगी। हाफिज़ साहब भी कह देते हैं यहाँ पे अक्सर हमने कि छोटी टीमों से हम हार जाएंगे, मुझे तो लगता है हम हार जाएंगे, तो हम हार जाते हैं। हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हैं कि हम फाइनल जीत लेंगे? कभी आपने बड़ी टीमों की अप्रोच देखी है? वो ये कहते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि वो हार जाएंगे। और जब हम इस अप्रोच से जाएंगे ना कि हम नहीं हारेंगे, हम जीत कर आएंगे, तो उसी तरह से हम जीत कर आएंगे। हमें अपने लड़कों के साथ साथ अपने पैनल, जो कोचिंग पैनल है, उसको भी तनकीद करनी चाहिए। जो उनको लेकर आते हैं उनके ऊपर भी तनकीद करनी चाहिए। सारा कसूर अक्सर हम प्लेयर्स पे डाल देते हैं। तो जो पीछे वाला सिस्टम है, जो कोटा सिस्टम है, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, जो टीम में लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, वही लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपकी कोचिंग पैनल के ऊपर भी है, वही लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपकी दूसरी अपॉइंटमेंट पर भी है। तो फिर जब ऐसा होगा तो आप कभी भी बड़े इवेंट्स जीतने की उम्मीद ना किया करें, मोज़ों की उम्मीद किया करें कि कोई मोज़ा हो जाए और हम जीत जाएं।
वैसे थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगी, हाफिज साहब ने कभी प्रेडिक्शन दी नहीं, वो हमेशा से यही कहते हैं कि जीतना चाहिए। नहीं, वो ये कहते हैं, लेकिन ये बता देते हैं कि हमारी टीम जो है ना इस दफ़ा हॉली है, इससे भी हार जाएगी, तो हार जाती है। आप सब सही कहते हैं। नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि हाफिज साहब ने कभी क्लियरली कहा। हाफिज साहब देखें, मैंने जितना आपको सुना, आप प्रेडिक्शन नहीं देते हैं, आप यही कहते हैं कि जी जब आप दो टीमें खेल रही हैं तो अगर आप जूनियर क्रिकेट में किसी भी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अपनी सलाहियत को देखना है कि आप किस सलाहियत में हैं, क्या आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस वो है, आपकी तैयारियां वो हैं, आपका जो सिलेक्शन का मयार है, जो प्रोसेस है आपका, आपने उसको मुकम्मल किया है या नहीं किया है, आप एज ग्रुप में प्लेयर्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उनको मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर ले रहे हैं या आप उनको ओपन ट्रायल्स पर ले रहे हैं, आप कितना काम करते हैं। कोई भी कोच अगर आप 10 दिन पहले किसी टीम के साथ लगाएंगे, ना कोच को खिलाड़ियों को पता होगा, ना खिलाड़ियों को कोच का पता होगा, तो उस सूरत में अगर कोई जीत भी जाता है तो उसमें कोचिंग का कोई किरदार नहीं है, और कोई हार भी जाता है तो फिर भी उसका आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्या उसने कुछ ऐसी तब्दीली कर दी, नेट्स में देखा कि बॉलर बहुत अच्छा है लेकिन उसको इसकी पोजीशन चेंज कर दी कि ये नया बॉल ज़्यादा अच्छा करता है लेकिन उसको पुराने पर करवा रहे हैं तो उसको नए पर ले आए। अगर कोई बैट्समैन है वो उसके नंबर के एतबार से जो उसको नेट्स में देखता है, अगर उसको समझ आ जाए कि ये इसको नंबर 6 पर खिला रहे हैं लेकिन ये 3 पर ज़्यादा अच्छा खेल सकता है, जिस किस्म की उसमें सलाहियत है, तो इस किस्म के आपको जो फ़ैसले हैं ये तो आपको कहीं ना कहीं असर डाल देते हैं। लेकिन वो एक जो आपने एक टीम कल्चर डेवलप करना होता है, खिलाड़ियों की एक पूरी उनकी एक पूरा जो तैयार करना उनको अगले मरहले के लिए, अगले चैलेंज के लिए, उसके लिए आपको वक्त दरकार होता है। आपको साल 2 साल ये होना तो यही चाहिए उसूली तौर पर ना, एक वर्ल्ड कप से अगले वर्ल्ड कप तक के लिए आपकी टीम मैनेजमेंट का ऐलान होना चाहिए और वो आपके सारे उस साइकिल को देखे जो अगले वर्ल्ड कप तक जाना है। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में बदकिस्मती से, लेकिन जो क्रिकेट है दुनिया में अगर जैसे खेली जा रही है, पाकिस्तान क्या वैसे खेल रहा है या नहीं खेल रहा, तो अगर वैसे नहीं खेल रहा तो उसमें देखना चाहिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया कर रही है और पाकिस्तान नहीं कर रहा, और क्या कुछ पाकिस्तान ने करना छोड़ा है, कुछ काम जो कि पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान की क्रिकेट में पहले होते थे जो कि आज नहीं हो रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि अंडर-19 के लेवल पर भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान की टीम तो अंडर-19 की सतह पर दुनिया की बेहतरीन टीमों में उसका हमेशा से शुमार रहा है। उन्होंने तो ऐसा नहीं होता था उनके साथ कि वो जो निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं, ममालिक हैं क्रिकेट में, उनके ख़िलाफ़ उनको मुश्किलात रही हों। पाकिस्तान का तो बड़ा शानदार तारीख़ है इस हवाले से, लेकिन अब अगर कुछ चीज़ें हिली हुई हैं अपनी जगह से तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है ना। उसमें कोई एक नहीं है सिर्फ, उसमें काफ़ी सारी आपकी पूरे का पूरा सिस्टम उसमें एक आप इस्लाह की ज़रूरत है, नहीं हो रही। गुज़िश्ता पहले भी ख़राब थी लेकिन गुज़िश्ता 4-5-6 बरस में वो ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ी हैं चीज़ें, और उसके नताइज भी आपके सामने अभी तक भी अगर नहीं है। 2024 के अख्ताम पर भी अगर लोगों ने उसका एहसास नहीं किया कि क्या ख़राबी है जिसकी वजह से हमारे नताइज ख़राब आ रहे हैं, तो फिर ये अफसोसनाक चीज़ है। हाफिज़ साहब, आप ही की बात को सेकंड करते हुए एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे। देखें, एक दिन आता है कि हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, हम ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप विन कर जाते हैं, हम हॉकी का मैच विन कर जाते हैं जापान के ख़िलाफ़, और हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी विन करते हैं। मतलब हमारा पूरा दिन जो है वो हमारा विनिंग स्ट्रैटेजी के साथ ही जाता है। कुछ ही दिन, 1-2 दिन और गुजरते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो हार का सामना होता है हमारा। हमने हॉकी की टीम में भी देखा, हमें शिकस्त हुई इंडिया के ख़िलाफ़। फिर चलें हॉकी को एक तरफ कर देते हैं, अगर हम ये देखें कि हमें अंडर-19 में शिकस्त हुई और साथ ही साथ जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हम अपना आखिरी मैच हार गए। इतना शानदार मैच खेलने के बाद कि जहाँ पर पावर प्ले मुकम्मल होने से भी पहले हमने एक स्कोर करके मैच फिनिश कर दिया। सबसे पहले उनको रिस्ट्रिक्ट किया 57 के रन्स तक। उसके बाद हमें क्या हो गया कि वही जिम्बाब्वे की टीम, वही 3-4 प्लेयर्स, वही 2-3 इम्पैक्ट प्लेयर्स हमारे ऊपर इतने भारी हो गए कि हम उन्हें वाइट वॉश करने से बहुत पीछे रह गए। देखिए, 3 मैच आप एक मुख्तलिफ खेलों में मुख्तलिफ फॉर्मेट में किसी भी जगह हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। अगर 4 मुख्तलिफ मकामात पर 4 मुख्तलिफ ममालिक में आके 4 मुख्तलिफ टीमें खेल रही हैं, आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। इसका प्रोसेस से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि आपकी कारकर्दगी में तसलसल है या नहीं है। अगर आपकी एक टीम एक मैच अच्छा खेल रही है, दूसरा मैच बहुत बुरा खेलती है, तो उन चीज़ों की निशानदेही की ज़रूरत है ना कि क्या ख़राबी है टीम में, उसके खेलने के अंदाज़ में ख़राबी है, उसके सोचने के अंदाज़ में ख़राबी है। अगर अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार नहीं रख पाते हैं तो उसकी वजह क्या है कि एक मैच आप बहुत अच्छा खेलें, अगला मैच आप अच्छा ना खेलें, क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाएं। ये ज़िम्बाब्वे का ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ।
ये एक मजमूई सोच का तासुर है कि आप एक मैच अच्छा खेलने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी के शिकार हो जाएं, या एक मैच हारने के बाद आप ज़्यादा दबाव में चले जाएं और आप वापस अपनी पोटेंशियल पर ना आ पाएँ, जो आपकी सलाहियतें हैं उसके ऊपर आप खेल ना पाएँ। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें देखने वाली हैं। जो आपका गुजर गया है आपने उससे सीखना है, आपने बेहतर होना है। अगर आप उसमें अड़े रहेंगे, भले वो हारे हैं भले वो जीते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी आने वाले मैचेस में। तो क्रिकेट या कोई भी खेल है, अगर आप टेनिस प्लेयर हैं, अगर आप स्विमिंग करते हैं, अगर आप वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, किसी भी खेल में जाते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो जो गुजर गया है वो सीखने के लिए है। जीत भी आपको सिखा कर जाती है बहुत कुछ, हार कुछ ज़्यादा सिखाती है, लेकिन जीत भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि आपने कुछ अच्छा किया है तो जीते हैं ना, तो आपने उसको रिपीट करना है, दोहराना है। हाँ। जो अच्छा आपने किया है आप उसको दोहराएंगे नहीं तो फिर आप कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार नहीं रख पाएंगे, और हमेशा आपकी नज़रें होती हैं सामने वाले टीम पर कि वो आपके लिए क्या मुतबादल, आपको तोड़ के लिए क्या हिकमत अमली लेकर आते हैं। तो आपने उनसे एक कदम आगे सोचना है। अगर आप नहीं सोचेंगे आगे तो अगर टीम आपसे बेहतर हिकमत अमली तैयार करेगी, बेहतर खेल का मुजाहरा करेगी, तो वो जीतेगी। तो ये तो हर वक्त सीखने का काम है, सीखने का अमल है। जहाँ पर रुकेगा चीज़ें ख़राब होंगी, जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की बैनुल अक़वामी सतह पर, अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, और पाकिस्तान के लिए हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। इमरान साहब, अगर देखें तो ये जिस तरह डिस्कशन हमारी जारी है, कल हसन अली भी हमारे साथ मौजूद थे और उनसे जब जिक्र किया गया कि साजिद खान को शामिल नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द स्पिन कंडीशंस के वहाँ पर उस तरह से नहीं हैं, तो वो बड़ा हैरान हुए। उन्होंने मुझे दोबारा पूछा कि एक सेकंड, क्या मतलब मैं कि वो शामिल नहीं है, स्क्वाड में भी शामिल नहीं है? मैंने बोला कि वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नुमान शामिल है, व्हाट इफ ही गेट्स इंजर्ड, तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन कौन है? और साजिद जो कि मैन ऑफ द सीरीज़ रहा, जिसने 19 विकेट्स निकाली हैं और उसने अपने बयानात भी जारी किए थे, और उसने ये भी कहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ फिर उसके बाद मुझे शायद इसका भी नुकसान हो कि जब आप बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखा देते हैं तो फिर आपको उसके बाद अगेन स्नब कर दिया जाता है। तो हसन अली वाज वेरी शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दैट कि साजिद खान इज नॉट इन द टीम, स्क्वाड में शामिल हो सकते थे। वो कैसे कहीं से, मतलब जंगल से आए थे कि उनको ये नहीं पता था कि साजिद खान पाकिस्तान हाँ, के लिए नहीं पता था, वो अपनी प्रैक्टिस में अपनी मैच में जा रही हैं, शायद नहीं उनका ध्यान था इस तरफ। ये चीजों में हाँ, लेकिन ये है कि ये मैं थोड़ा हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करना आता है चीज़ों को। हसन अली को वो मशहूर भी है इन बातों में ना टीम के अंदर। हाँ, सो सवाल आपका जो है कि नहीं, लेकिन आप देखें ना कि पॉइंट तो ठीक है ना कि आप चले स्क्वाड में शामिल कर लेते, प्लेइंग 11 में ना शामिल करते। वैसे मजे की बात है, उनको भी नहीं पता था कि उनको निकाल देंगे या रख लेंगे। उनको भी नहीं रखा उन्होंने। वैसे उन्होंने इसके बारे में बैकग्राउंड बताई है कि पहले मुझे कहा गया कि आप हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट चेंज हुई और फिर कहा गया कि आप नहीं हैं। आज वो मैं जब LCC में था तो पूरा ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे, मेरे सामने 7-8 चक्कर तो उन्होंने लगा लिए थे। हाँ, सो आते हैं आपके सवाल की जानिब। तो अब सवाल आपका ये कि स्पिनर साजिद खान, देखिए दुनिया के अंदर एक फार्मूला है कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है उसको आप कैरी करते हैं, उसको आप बेंच पे बिठाते हैं एज पर कंडीशन। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी कंडीशंस साजिद खान को सूट नहीं करती हैं, तो आप उसको कम से कम साइड अपने साथ तो बिठाएं। आप उसको ड्रॉप करके मैसेज क्या दे रहे हैं कि आइंदा कारकर्दगी मत दिखाना, कि मतलब कि तेरे लिए विकटें हमने इस तरह की बनाई हैं, खड़ा विकटें, और जो साउथ अफ्रीका में विकटें वो तेरे लिए नहीं है। हाँ, मतलब आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि तू इन्हीं विकटों पे आउट कर सकता है, तू उन विकटों पे आउट नहीं कर सकता। ये स्ट्रेटजी ये और ये दिमाग सिर्फ आकिब जावेद का चल सकता है और किसी का नहीं चल सकता, क्योंकि उनके फैसले कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी समझ से भी बाहर होते हैं। जब से मैं उनको देख रहा हूँ और कुछ और भी चीज़ें, खैर। लेकिन आप स्पिनर अगर वो कह रहे हैं कि कौन स्पिनर है, ठीक है, नुमान के बाद आपके पास बहुत लेजेंड स्पिनर हैं, और तो आपके पास साइम अयूब स्पिनर हैं, आपके पास सलमान अली आगा हैं, लेजेंड स्पिनर्स हैं जो पूरी टीम आउट कर सकते हैं। नुमान और साजिद का, साइम का कंपैरिजन एक्सपीरियंस के वो तो यही समझते हैं ना, वो तो यही समझते हैं। देखें, अब मैं इसको ना नूरा क्रिकेट ही कहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल्स के साथ नहीं जाते और आप पार्ट टाइमर्स के साथ जाते हैं, पार्ट टाइमर्स किसी हद तक तो आपको एक गैम्बल है ना, आप खेल लें पार्ट टाइमर के साथ, लेकिन दुनिया क्रिकेट के अंदर प्रोफेशनल्स को हमेशा कैरी किया जाता है। और ठीक है, आपको उसका बैकअप भी रखना। हो सकता है आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि शायद आपको, मुझे नहीं लगता कि शायद आप नुमान अली को भी खिलाएं, आप उसको भी बेंच पे बिठा के और अपनी बैटिंग लंबी कर लें। वो तो प्लेइंग 11 आपकी पिचेस के एतबार से जो भी मुनासिब लेकिन होगी आप किसी के कॉन्फिडेंस को इस तरह गिराना और उसको ये कॉल देना कि नहीं यार तुम सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो और बाहर के लिए हमारे पास कुछ और स्टफ पड़ा हुआ है, तो ये मैसेज गलत जाता है। आप उसको कैरी करें, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको साथ रखें। अगर आपने बाकी कई लोगों को माजी भी आपने सैर करवाई है,
मैं अबरार अहमद को बहुत साल हमने इसी तरह मतलब आप साल तो इब्रार नहीं की चले। बात करें, जब से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ ना, हमने आई थिंक सो कोई 2 दर्जन ऐसे प्लेयर होंगे, अगर मैं पूरा रिकॉर्ड निकाल लेना, तो आपने बड़े लोगों को सैर कराई है, बड़े लोगों को टूर्स करवाए हैं। तो फिर एक आधा टूर साजिद खान को भी करवा देते कि चल यार तू चल हमारे साथ। तो फिर जब आप आएंगे पाकिस्तान तो फिर अपना जीत का फार्मूला यहाँ अपना लें। मतलब आपको ये पता है कि आपने अपने मुल्क के लिए जीत का फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन गैर ममालिक में फार्मूला नहीं बना सकते कि आप अपनी जीत के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने बंदे को बिठा के तो कोई और फार्मूला बना रहे हैं और लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि नहीं यार जब आप पाकिस्तान आएंगे तो साजिद खान बैठा होगा यहाँ पे, तो कल को वो भी साजिद खान के लिए तैयारी करके आएंगे। ये आप अपने जहन में रखिएगा कि दुनिया भर में जो अब मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है ना, वो उस चीज़ का तोड़ निकाल के आएंगे। एक दफ़ा आपसे हार जाएंगे और नई टीम, नए प्लेयर से, नए इम्पैक्ट से दुनिया क्रिकेट के लोग थोड़े मुतासर ज़रूर होते हैं, लेकिन जब आती है ना 1 से 2 मरतबा सामना करने की बारी, तो वो यूज टू हो चुके हैं, पूरी तैयारी के साथ आता है। देखिएगा अगली दफ़ा जब वो आएंगे, अब एक कोच से डोमेस्टिक के, जिस टीम से साजिद खान खेल रहे हैं, मुझे उनकी मुखालिफ टीम के कोच ने कहा यार ये तो आउट ही नहीं कर रहा। अभी लास्ट मैच में उसने शायद 5 आउट किए हैं, लेकिन अगर उससे पहले मैचेस की बात करें तो फिर तो उसको डोमेस्टिक में भी हर मैच में 10 आउट करने चाहिए, तो निकालें उनका रिकॉर्ड किधर है। तो फिर कहीं ना कहीं ये तासुर लोगों के जहन में है कि नहीं यार वो उसके लिए वो स्पेशल विकेटें बनाई गई थी। मैं हाफिज साहब लेग स्पिन करते हैं, यकीन करें मैं हाफिज साहब को उन विकेटों पर बॉलिंग कहूँ ना करें, ये भी 5 आउट कर जाएंगे जिस तरह की विकेटें बनाई गई थी। तो ये हर किसी के लिए अनप्लेबल कंडीशंस थी वहाँ पर बैट्समैन के लिए। हाफिज साहब, फ़खर ज़मान भी टॉप ऑफ द लिस्ट हैं इस बहस में, क्योंकि जब आपने एक स्क्वाड अनाउंस किया उसमें साजिद खान भी नहीं है, ठीक है चलें वो एक रीज़न समझ आता है, फ़खर ज़मान नहीं है। कहा जा रहा है कि उनकी फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं, कुछ ख़बरें ये भी रिपोर्ट हुई कि उनको हाइपर थायरॉइडिज़म है, लेकिन उसके बाद कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि जब फ़खर ज़मान से इस खबर के बारे में पूछा गया तो फ़खर ज़मान ने कहा कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, मैं फ़िट हूँ, मैं खेल भी रहा हूँ। और आगे वो अभी आज भी उन्होंने खैर लंबी बैटिंग नहीं कर सके मगर खेल रहे हैं। अगर इतने बीमार होते तो फिर तो वो यहाँ भी शामिल ना होते। तो फ़खर ज़मान का भी ना होना, चेयरमैन साहब ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हाँ उनके ट्वीट का भी इशू है, उनके इस बयान का इशू है कि उन्होंने आउट ऑफ द बोर्ड जाकर ये अपनी ट्वीट्स की हैं। लेकिन क्या इतना बड़ा इशू है ये कि उनको आप टीम में शामिल ना करें, या आप ये अभाम ज़ाहिर हो कि वो आगे आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी शामिल ना हो? देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के और तसलसल का मसला रहता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो मैचेस जीते हुए हैं वो भी निगाह में रखने चाहिए। अब इस वक्त जब चेयरमैन ख़ुद कह दें, चेयरमैन ये कह दें कि उनके ट्वीट का मसला है, हेड कोच और मतलब गैर एलानिया है। वैसे तो आकिब जावेद साहब भी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा मौसर हैं और बाअसर हैं इस वक्त में, लेकिन हेड कोच तो हैं इस वक्त टीम के, वो ये कहें कि इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का मामला है। तो 2 मुख्तलिफ आपको उसके ज़ाविये देखना पड़ते हैं कि एक आ जाता है डिसिप्लिन का मसला, दूसरा आ जाता है आपके खेल का मसला। खेल से मुराद ये है कि आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में शकूक व शुबात हैं कि आप शायद उतने बेहतर नहीं हैं, फ़िट नहीं हैं उतने। तो ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हल होने की ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पर खेल रहे हैं चैम्पियंस कप में, तो फिर उनको शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान की टीम में। अगर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वो नहीं भी खेले हैं, लेकिन उनको जब कभी भी शामिल किया जाएगा, अगर वो 1-2 इनिंग्स भी खेल लेंगे, इस किस्म के जो आपके मतलब प्लेयर्स होते हैं ना, ये जो खुला खेलते हैं, उनकी फॉर्म को जांचने का पैमाना और है, और बाबर आजम जिस तरीके से खेलते हैं उनकी फॉर्म को जांचने का पैमाना और है। तो उनके लिए ये वाला मसला होगा नहीं कि यार ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो 300 इकट्ठे करते हैं या 5 सेंचुरियाँ इकट्ठी कर जाते हैं ना। उनके खेलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। आपने उसका टच देखना है, फ़िज़िकल फ़िटनेस देखनी है, भाग दौड़ ठीक है, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। अगर कोई मसला है भी, फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि उन्होंने ट्वीट कर दिया था, तो ठीक है, वो अगर उनको लगेगा कि काफ़ी सज़ा मिल गई है इसके बाद चैम्पियंस कप के बाद, तो अगली जो इंटरनेशनल असाइनमेंट है वो उसमें आ सकते हैं वापस। इस टीम में पाकिस्तान की जो इस वक्त ओपनर्स खेल रहे हैं या जो ओपनर्स पाकिस्तान में नज़र आते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनके बारे में गुफ्तगू होती है और वो किसी भी वक्त टीम में आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होना चाहिए था उनको, अगर फ़िज़िकल फ़िटनेस का ही मसला था तो फिर तो वो चैम्पियंस कप में भी ना होते ना। तो हो सकता है कुछ और बेहतरी की ज़रूरत हो, लेकिन वो टीम में किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दूर हैं टीम से, ठीक है, मुश्किलात हैं। वो कनेक्शन कैंप में गए थे, उस वक्त वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि उनको कनेक्शन कैंप में भी बुलाया गया
और उसके बाद वो इतने गैर अहम समझे जा रहे हैं कि शायद उनको पाकिस्तान टीम के करीब भी नहीं आना जा रहा। तो ये दो इंतहाएँ हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, वो हकीकत है, इसको सामने है सबके। इसमें कौन सी ऐसी कोई छुपी बात तो नहीं है कि चेयरमैन ने खुद कहा है कि उसके ट्वीट का मसला है, तो फिर ट्वीट का मसला है। बिल्कुल सही बात है। और जैसा हाफिज़ आप कह रहे हैं कि अगर वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नहीं भी हैं तो ये इस चीज़ का इसकी तरफ ये ध्यान नहीं जाता, उसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे मैं वो वापस आएगा, वो फॉर्म कर जाएगा। वो जिस किस्म का खिलाड़ी है, और पहली इनिंग्स में अगर 100 कर दे वापस आके, कहाँ गई फॉर्म, कहाँ गई फिटनेस, वो अपनी फ्लो से खेलता है। हाँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ना। वो डिफरेंट किस्म का प्लेयर है, वो मतलब अब्दुल्ला शफीक नहीं है, वो बाबर आजम नहीं है। हाँ। तो खेलने का अंदाज मुख्तलिफ है, और जिन लोगों ने सेलेक्ट करना है उनको पता है उसकी सलाहियत क्या है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी से ढकी छुपी हुई है, वो सब लोगों को पता है कि वो क्या कर सकता है। जैसे वो लास्ट टाइम PSL से पहले आतिफ राना साहब से मैंने पूछा कि फ़ख्र ज़मान क्या शामिल होंगे लाहौर कलंदर्स में, उन्होंने कहा फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र ज़मान फ़ख्र कलंदर ही रहेंगे, वो शामिल होंगे, लाजमी होंगे। एक बात कहूँगा, जब मिसाल ऐसी है ना बंदरिया के, जब पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों को भी नीचे दे देती है। हाँ, तो पाँव किसके जल रहे हैं? तो आप समझ जाएं किसके जल रहे हैं। नहीं, आप मुकम्मल बात करें। मिसाल तो कहीं भी जा सकती है। जिन्होंने उन्हें टीम से निकाला उन्हीं के पाँव चलते थे ना। अच्छा, कि अगर वो अपनी मर्जी से रख लेते, अभी नए नए तो आए थे, तो क्या पहले दिन ही मैनेजमेंट से फड्डा ले लेते? वकारी ने उसका हाल नहीं देखा। वकारी ने मैनेजमेंट से फड्डा लिया, उठा के बाहर फेंक दिया कि सर वो 50 लाख खाली नौकरी है, साइड पे बजो जाके अंडर 19 की विमेंस टीम को, अंडर 19 के बच्चों को, और आप डोमेस्टिक की जो हमने नया फार्मूला बनाया वहाँ जाके उसको ज़रा देखें जाके, आपका यहाँ काम नहीं है, हमने और बंदे रखे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें। सो आकिब जवेद बहुत समझदार है, वो अभी उन्हें लंबी नौकरी करनी है और इस सेटअप के साथ, और वो ये सोच कर आए हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपकी 2-3 बड़ी हारें आपको बचा सकती हैं, अल्लाह ना करे। हम तो चाहते हैं कि यही बात है कि हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं हम लोग। इवन आई विल इंक्लूड माई सेल्फ एज वेल। हम लोग बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। हम किसी को 1-2 सीरीज़ के बाद, 1-2 मैचेस के बाद हम कहते हैं नहीं ये नहीं खेल रहा है, इसको निकाल दो बाय। यही प्रॉब्लम हमारा बहुत अरसे से है। हमारे चेयरमैन की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं रही, हमारी टीम में नहीं रही, कप्तानी में नहीं रही, तो हमें इन चीज़ों के नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। आप जाकर कि हमारे पास अभी तक मैं कल भी ये बात कर रही थी कि हमारे पास टीम नहीं है। हम ये नहीं कंफर्म होकर बात कर सकते हैं कि स्क्वाड में कौन लोग शामिल होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। आपके पास कंफर्म टीम है कहाँ क्रिकेट बोर्ड के अंदर? ना आपके पास पता ही नहीं होता, मैनेजमेंट में भी टीम नहीं होती। आप सही कह रही हैं, ना मैनेजमेंट में टीम होती है, ना कोचिंग पैनल में टीम होती है, ना आपके प्लेयर्स के पास कंफर्म टीम होती है, कुछ भी नहीं होता। कप्तान का कुछ नहीं पता होता। दुनिया में एक फार्मूला है क्रिकेट को फॉलो करने का। जो लोग आज जीत रहे हैं ना, जो लोग आज ऊपर हैं, से चल रहे हैं, उनका प्लान 2-2, 3-3 साल का होता है। हाँ। वो एक कोच अगर अंडर 19 के साथ, मैं आपको राहुल द्रविड़ की मिसाल दे देता हूँ, बहुत बड़ी मिसाल है। जो लोग वो नीचे से तैयार करके लाया ना 2-3 सालों में, वो कल को उन्हीं को अगर हेड कर रहा था नेशनल टीम के अंदर। उन्हें पता था कि मैं क्या नीचे से लेकर आया हूँ, मैंने क्या आगे लेकर इनको चलना है। तो जब उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, सो वो पीछे आ गया। उसने सर नहीं अड़ाए रखा कि मैंने तो वर्ल्ड कप जिताया, मुझे तो आगे लेके जाओ। तो यही वो चीजें हैं जो यहाँ भी करनी है। अगर आपने आकिब को रखा है, सो वट किसी को भी रखा है, अगर वो जीतता है, वो हारता है, उसको 2-3 साल उसके सर पे डालें और आइंदा खुदा के लिए वो सोचें कि अब 2-3 साल रखने के बाद इसको वापस नहीं लेना दूसरे चेयरमैन ने आके, या फिर अगर ये चेयरमैन दोबारा रिमूव होके तो फिर ये अपनी टीम वही बना लेगा। सो ये क्राइटेरिया आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के ऊपर करना है। ये आपको अपने मेंटल स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं करना है कि मेरी पसंद का बंदा आ गया है। जब आप ये सोचेंगे तो आप कभी भी तसलसल बरकरार नहीं रख सकते जीत के लिए। और क्यों दुनिया में हमें अनप्रडिक्टेबल कहा जाता है? या तो अनप्रडिक्टेबल जीत जाते हैं, अनप्रडिक्टेबल हार जाते हैं। यही मशहूर है ना। कभी या तो मुसलसल हार रहे हो, ठीक है यार हम तो बिल्कुल ही हार रहे हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ये सुनते सुनते मुझे आज 30 साल हो गए, लेकिन हमें कभी मुसलसल जीतते हुए टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। दैट इज द प्लानिंग कि टैलेंट निखार कर सामने लाने वाले जो हैं वो शायद इस चीज़ पर इतना गौर नहीं करें। हाफिज़ साहब, कमिंग टू द पॉइंट, द नेक्स्ट टॉपिक चैम्पियंस ट्रॉफी। मीटिंग आज 7 बजे होनी थी। सबसे पहले तो जब मैं पहले प्रोग्राम कर रही थी उस वक्त तक तो कोई डेट फाइनल नहीं थी, कोई टाइम फाइनल नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। फिर पता चला कि वो मुलतवी हो गई है, फिर उसको अभी डिले कर दिया गया है। तो अब तो ये भी कंफर्म हो गया है कि भारत ने भी कह दिया है कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल 3 साल के लिए फ्यूजन फार्मूला जो है आप इसको कंफर्म कर लें। भारतीय मीडिया ने
भारतीय मीडिया ने अनाउंस किया है या भारतीय मतलब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं ऑफिशियल तो आई ही नहीं है ना, वो तो पहले दिन से नहीं आई है। हम तो अब वही बात करेंगे ना जो हमारे सामने है। हमने पहले एक स्टेटमेंट थी 26 वाली भारतीय मीडिया पे की, फिर हमने कहा नहीं वो खबरें गलत थी। अभी भी देखिए चेयरमैन साहब का ये कहना है इस हवाले से कि हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम तो मैं देख रही हूँ पहले से मायूस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं यहाँ पे हो सका ना। मतलब कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज़ का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी अगर कौम को मायूस नहीं करना तो फिर कौम तो किसी भी हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि खुश हो सकती है, क्योंकि हम हैं ही इस कंडीशन में इस वक्त कि हमें आर या पार वाला फैसला तो नहीं लेना है, हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है। थोड़ा सा मोहसिन नकवी साहब की जो 2-3 टिकर चल रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हम कल परसों से क्या खबरें चला रहे थे, यही चला रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो और चुका हमने है, हरा दिया और हमने जीत लिया या वो हार गए। हाँ। मैं कभी क्रिकेट की हार जीत के ऊपर नहीं आता इतने इवेंट्स की। अभी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और बेहतरी की उम्मीद है, और वो कह रहे हैं कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो अब मुझे बता दें, ये बात सही माने या कल से जो खबरें चल रही हैं वो बात सही माने? देखिए वो खबरें भी वहीं से आई हैं जहाँ से ये बात आ रही है। कहाँ से उठाई? मेरी परसों कादर से ही बहस हो रही थी, आप खबरें उठा के किसको कहाँ चलाते हैं? कभी हम अपने घर से पूछा ही नहीं हमने, क्या हमने अपनी कंफर्मेशन की यहाँ से? अपने घर से ही हर बातें बाहर आती हैं, लेकिन तो क्लैरिटी जो है वो तो दोनों तरफ से नहीं तो है। इंडियन मीडिया के को अटैच करके चल रहे थे, अपने तो जराए से तो हमने कंफर्म ही नहीं की कि हाँ हमारे जराए से। हाफिज साहब ये जो चीज़ डिले होती जा रही है, ये इसका क्या सर पैर है? मुझे तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ का। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, ठीक है, और जब तक और दोनों में कोई इतने मिसाली ताल्लुकात नहीं है कि आप कहें कि अगर तो मिसाली ताल्लुकात होते तब तक तो उसका ऐलान हो चुका होता। बिल्कुल। और जैसा कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत हो रही है। जब तक उसका हतमी फ़ैसला नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि आप वो तमाम चीज़ें जो कि आज तय पा रही हैं कि 3 साल तक पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा और भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, इस दौरान जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस भारत से बाहर खेलेगा, भारत अपने तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेलेगा। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, इंडिया में ज़्यादा इवेंट्स होने हैं उसके, और उसमें वेमेंस के इवेंट्स भी हैं, तो पाकिस्तान बाहर खेलेगा। अब हो सकता है कि अब जो ताख़ीर हो रही है ये एक यहाँ पर हो सकता है इत्तफाक हो गया हो कि हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अब की बार आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस हाइब्रिड पर खेलें, 26 में जब आएंगे तो आप ना आइएगा। तो ये हो गई ज़ुबानी बात, ठीक है, आपने एक दूसरे से गुफ्तगू कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐन मुमकिन है, और ये कल मीडिया ने पाकिस्तान में रिपोर्ट किया इसको, कि ये तमाम चीज़ें होस्टिंग राइट्स में या जो होस्टिंग एग्रीमेंट है, मुआहदा है, उसमें शामिल की जाएं। वो एक कानूनी आपका वो क्या उसको कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जो होस्टिंग राइट्स आपको जिस पे होस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो मुआहदा, उसमें शामिल किए जाएँ। तो जब वो शामिल हो जाएंगे तो फिर वो तहरीरी तौर पर आईसीसी उसकी ज़मानत के ऊपर आएगा और वो कहीं भी चैलेंज हो सकता है। जब आप उसको, अभी भी पाकिस्तान के पास जो एक मजबूत बुनियाद है वो यही है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग एग्रीमेंट है ना, कि तमाम टीमों ने पाकिस्तान में आना है, और अब उस होस्टिंग एग्रीमेंट में कोई तब्दीली हो रही है जो मेज़बानी का मुआहदा है, तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि आप उसको लिखें, तहरीरी तौर पर लाएं उसको, और वो सब टीमों के पास जाएगा ना होस्टिंग। तो अब ये हो सकता है उस तरफ बात आगे बढ़ रही हो, उसमें आगे चीज़ें देखी जा रही हों पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, जिस वजह से आज वाला इजलास भी नहीं हुआ अभी, और उसका जिक्र भी किया है मोहसिन नकवी साहब ने। ऐन मुमकिन है कि उस अंदाज़ में बातचीत चल रही हो। यकीनी तौर पर ये इंडिया के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया 2026 के फ़ाइनल में आते हैं T20 वर्ल्ड कप के, तो क्या इंडिया को अच्छा लगेगा कि वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप उनकी अपनी टीम है, पाकिस्तान के साथ उनका फाइनल है और वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा होगा? बिल्कुल, ये मामूली चीज़ नहीं है। जैसे पाकिस्तान के लिए मसला है ना कि पाकिस्तान अपना मैच, पाकिस्तान के लिए कम मसला है। हाँ। पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है और पाकिस्तान अपने मुल्क में भारत के साथ जो अपना लीग मैच है वो दुबई में खेल रहा होगा, और अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल में आ जाते हैं तो पाकिस्तान अपना फाइनल दुबई में खेल रहा होगा। तो ये उसमें उसकी बारीकियाँ हैं। ये कहने को तो बड़ी आसान चीज़ है कि कह दें नहीं कुछ नहीं होता, इसके बड़े असरात होते हैं। हाँ। मुल्कों की इकॉनमी के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर,
और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्कों की साख के ऊपर इसका असर पड़ता है। पाकिस्तान मुश्किल में इसलिए है ना कि इंडिया नहीं आकर पाकिस्तान खेलना चाह रहा। तो ठीक है, फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर हम भी नहीं आते हैं, और अगर आप नहीं आते हैं, हम इस मरतबा हाइब्रिड पर खेलते हैं, आप इस पर कायल हैं कि हम भी आने वाले वक्त में आपके हाइब्रिड खेलेंगे, तो लिखें, बात ख़त्म करें। तो ये है जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही होगी। ऐन मुमकिन है एक पहलू ये हो सकता है कि इस वजह से अभी तक आज चूँकि हतमी ना हुआ हो, क्योंकि BCCI ने अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है, और ICC ने इन दोनों के पास जाना है, तो इसीलिए मेरा ख्याल ताख़ीर हो रही होगी। इमरान साहब, ये आना जाना ये तो है चल ही रहा है, लेकिन अगेन हल कोई सामने नहीं आ रहा है। स्टिल मैं काफ़ी दिनों से ये सवाल इतनी बार कर चुकी हूँ कि मुझे तो अब आम गुफ्तगू में भी मेरा ये सवाल होता है कि हल सामने नहीं आ रहा। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, कौन? तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? जज साहब सुकून से बैठे हुए और दोनों ही पार्टियां जो है वो तारीखें एक दे रही है, एक पहले एक देता है फिर दूसरा देता है। एक्चुअली मेरा ख्याल है जो आप साहब ने बात की ना, लीगल डॉक्यूमेंट, हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट का बनना और दोनों पार्टियों को एग्री करना विद द ICC एंड ब्रॉडकास्टर। देखिए, आप कभी भी, मैं आपको उस दिन भी बात समझा रहा था कि दो पार्टियां एग्री कर जाती हैं कि ठीक है हम इस एग्रीमेंट पे ओके, क्या ब्रॉडकास्टर इस बात पे ओके होगा? होस्टिंग एग्रीमेंट में सारे शामिल होते हैं ना हुजूर, मैं वही कह रहा हूं, ICC भी शामिल है, होस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब ही है। एक पार्टी मान गई, दूसरी मान गई, पर थर्ड पार्टी वो भी है बीच में। वो कहता है कि आपने तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिए हुए 3 साल तक के, तो मेरी भी कुछ बात सुने। तो आपको ज़्यादा बात ब्रॉडकास्टर की सुननी पड़ती है। ओ भाईजान, ब्रॉडकास्टर की कोई बात नहीं है इसमें। पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात है, आज BCCI इजाज़त दे दे पाकिस्तान में जाना, ब्रॉडकास्टर यहाँ भी आ जाएगा। आज BCCI इजाज़त दे दे जी, न्यूट्रल वेन्यू पर भी हो जाएंगे। मैं वही बात सुना, आप सब थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान भी मान गया और इंडिया भी मान गया कि ठीक है मैं अपना फाइनल दुबई में आके खेल लेता हूँ, बट ब्रॉडकास्टर को ये सूट नहीं करता। वाई देन? वो कहता है कि मैंने पैसे इस चीज़ के भरे थे कि भाई इंडिया का मैच इंडिया में होगा तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। वो कुछ भी इलीगल पॉइंट खड़ा कर सकता है क्योंकि उसने पैसे दिए हुए, उसने आपको बहुत बड़ी रकम दी हुई है। सो मैं ये कह ही नहीं रहा कि हम दो इंडिया पाकिस्तान मान गया तो था कि 45 दिन का वक्त होता है, ब्रॉडकास्टर तो फिर इंडिया जो ब्रॉडकास्टर वो भी इंडियन है, तो आप उसको भी माइंड फीड कर सकते हैं उसका कि तू अड़ जा, आपको खैर की तवक्को तो नहीं है ना इंडिया से। सो बात वही है एग्रीमेंट के साइन के ऊपर। साइन पाकिस्तान और इंडिया का नहीं होना, उसके ऊपर 4 लोगों के साइन होने। अगर ब्रॉडकास्टर इंडिया का है तो क्या ब्रॉडकास्टर्स को नहीं पता था कि ये फैसला इस हक में नहीं जाएगा? देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़ा सा बता दूं, पाकिस्तान के भी साइन होंगे, इंडिया के भी साइन होंगे और ICC के भी साइन होंगे, बट इसके अंदर एग्री करेगा ब्रॉडकास्टर कि वो इस फॉर्मूले को भी एक्सेप्ट करेगा और कहेगा ठीक है यार, आप लोगों का हो गया तो मैं ठीक हूँ और इसके बदले में मुझे क्या कंपनसेट करेंगे। अब सब ये बात तो आएगी ना, वो उसके बारे में पूछेगा कि भाईजान इतने पैसे मुझे मैं दे रहा हूँ, इंडिया का मैच इंडिया में हो, मैंने इसलिए पैसे भरे थे क्योंकि मुझे वहां वैल्यू मिल रही थी। जब आप ये मैच उठा के दुबई में या श्रीलंका में लेके जा रहे हैं तो मुझे मेरे पैसे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मार्केट इंडिया है, ना दुबई है, ना पाकिस्तान है, ना श्रीलंका है, मार्केट इंडिया है, तो मुझे पैसे वहां से पूरे करने हैं। सो वो भी बोलेगा तो आपको उसकी भी सुननी है। आप दोनों तो मान गए, ICC भी मान गया, फिर आपको कहीं ना कहीं उसके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये जो आज की जो मीटिंग डिले हुई है, दिस इज बिकॉज़ ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स? लीगल डॉक्यूमेंट मुकम्मल होगा, 4 पार्टियां उस पर एग्री करेंगी तो दस्तखत हो जाएंगे और अनाउंस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। चलें देखते हैं क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर रोज़ एक ही राग अलाप रहे हैं और उसका हल कोई सामने नहीं आ रहा है अभी तक। आई विश कि जल्दी ये चीज़ें सामने आए, स्केड्यूल सामने आए और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं उन पर बात की जाए और थोड़ा सा जो ध्यान है वो इससे हट के आगे ये देखा जाए कि हाँ आगे हमारी टीम कौन होगी जो खेलेगी चैंपियंस। लेकिन मेरा ख्याल है एक छोटी सी बात कि हमें दोनों ममालिक के मीडिया को थोड़ा सा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। इससे हाइप नेगेटिव टू नेगेटिव जंग नहीं करनी चाहिए। हम क्यों नहीं दोनों मुल्क ये कहते कि हाँ यार ये हल हो जाए, उसने जंग जीत ली। पहली बात तो ये कि मैं तो खैर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इट पॉजिटिव, लेकिन हमारे कहने से कुछ हो नहीं सकता है। अगेन इट्स ऑल अप टू द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑल अप टू द बोर्ड्स। खैर बहुत शुक्रिया आपका इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे, हाफिज़ साहब और इमरान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।